Good morning, student of class 11. Today I will discuss about the dimensional analysis and its application. Right? एनालिसिस में क्या होता है? विश्लेषण माने डायमेंशन का क्या क्या प्रयोग है ना, क्या उपयोग है, यही पढ़ेंगे। और डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और किस पे वो बेस्ड है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। राइट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। According to this principle, the dimension of fundamental quantity of both the sides of a physical relation must be same. कोई फिजिकल रिलेशन है, जैसे मान लो F इक्वल टू एम ए है या S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। राइट, तो जो डायमेंशन होगा लेफ्ट हैंड साइड का वही डायमेंशन होगा राइट हैंड साइड का। इसके अलावे अगर जैसे S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में है या यूटी है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यूटी का भी डायमेंशन वही होना चाहिए, है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और हाफ ए टी स्क्वायर का भी डायमेंशन वही होगा जो यूटी का होगा। राइट, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है और इसी पे आधारित है सारा ये प्रॉपर्टी। जैसे आपका है कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। राइट, इसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, है ना, आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट in this video. And third है to derive the relationship among the various physical quantity। इसके बारे में हम आपका जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपका वीडियो। और इसी में टू डिराइव द रिलेशनशिप among the various physical quantity, है ना, के बाद है ना आगे इसी में मैं डिस्कस कर दूंगा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो अब हम एक 1 बाय 1 करके आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो पहला केस है कन्वर्सन ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। आप लोग सब जानते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, राइट, तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं N1 U1। यहाँ N1 हुआ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड U1 हुआ उसका यूनिट। आप लोग को मैं ये बता चुका हूँ। अब अगर दूसरे सिस्टम में अगर इसका वैल्यू बदल जाएगा, तो मान लो N2 है नॉमिनल वैल्यू और यूनिट बदल गया U2। यहाँ N1 क्या है? N1 इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड, है ना, एंड UN is this units, right? That unit may be SI units, ES units, FPS units, any units, right? इसके अलावे आपके मानने पे भी है कि आप क्या कितना लेते हो, है ना, 1 मीटर लेते हो या 1 किलोमीटर लेते हो यूनिट में, इस पर डिपेंड करता है ये यूनिट का आकार जो है, साइज। और N2 हो गया नंबर हो गया, U2 हो गया यूनिट का साइज। आप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान चलते हैं हम लोग अगर ABC हम पावर दे देंगे उस पर विद द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। राइट, एक्चुअली हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे उसमें आपका मास आएगा, राइट, उसके बाद लेंथ आएगा, लेंथ, राइट, और टाइम आएगा। ये टर्म आपका बार बार आएगा। तो मास के लिए हम लोग M लेते हैं, लेंथ के लिए L लेते हैं, टाइम के लिए T लेते हैं। और इसमें जो डायमेंशन तो आपको बता चुके हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उस पर जो हम पावर देते हैं उसी को हम उसको बोलते हैं उसका डायमेंशन। राइट, तो हम मान लेते हैं कि वो डायमेंशन है A, B और C है। ठीक है, यानी M पे मान लो A है और L पे पावर B है और T पावर C है, डायमेंशन है। ओके, तो अगर अब इस चीज को यहाँ पे हम लिखें N1 U1 के रूप में, तो क्या होगा हमारा, देखिए N1 M1 1 सफिक्स है सिस्टम 1 के लिए और पावर A हो जाएगा, L1 पे पावर B हो जाएगा, T1 पे पावर C हो जाएगा। इसको ऐसे बंद कर देते हैं। राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर देखिए N2 और फिर ये वैल्यू है। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, हम अगर वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, है ना, तो उसका डायमेंशन नहीं बदलता है, डायमेंशन वही रहता है। तो अब M2 हुआ
राइट। इस पे पावर क्या हो जाएगा a, L2 पे पावर क्या हो जाएगा b, और T2 पावर क्या हो जाएगा c। देखिए ये आकार बदला लेकिन डायमेंशन इसमें a b c था, यहाँ डायमेंशन a b और c ही रहा। अब इससे हमको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, n2 इक्वल टू, मार्क कीजिए, n2 इक्वल हो जाएगा ये n1, m1 पावर a, L1 पावर b, T1 पावर c बाय L2 पावर a, M2 पावर a, L2 पावर b और T2 पावर c। ओके, अब इसको लिख सकते हैं क्या, n1 और इस तरह से m1 बाय m2, और पावर कितना है, दोनों पावर a है a। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, L1 बाय L2 और पावर b, और फिर क्या लिख सकते हैं T1 बाय T2 पे पावर c। तो अब देखिए ये जो आपका बना डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया। हम इसको फिर एक बार हम लिख देते हैं ब्लॉक बॉक्स में, n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a, L1 बाय L2 पावर b और T1 बाय T2 पावर c। ये आपके सुविधा के लिए मैंने 2 बार लिख दिया, राइट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कुछ बच्चों को अभी समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिखे हैं सर, हम इसका 2 आपको एग्जाम्पल बताएंगे। 2 एग्जाम्पल बताने के बाद हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, और जिस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे उसी तरह से आपको भी अपने नोटबुक में लिखना है। आप अगर फॉलो करेंगे निश्चित रूप से ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, चलिए 1 जूल ले लिया मैं, है ना, यानी हो सकता है 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, राइट। तो अब आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए ये आपको हम बताते हैं। ये जूल जो है, जूल किसका यूनिट है, और ये ध्यान रखना पड़ेगा और किस सिस्टम में है। तो पहले जूल किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट है, किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में है, ध्यान देंगे, राइट। तो वर्क का हम डायमेंशन लिखेंगे, और अर्ग किस में है, देखो तो अर्ग है आपका सीजीएस सिस्टम में, ये आप भी जानना चाहिए, जानेंगे तभी। उसके बाद हम क्या बोले कि वर्क का है, हमको डायमेंशन लिखना पड़ेगा। वर्क का डायमेंशन इस तरह हम लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे वर्क, डायमेंशन को वैसे लिखते ही हैं। वर्क तो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट्स, फोर्स का क्या होगा, चलो यही लिख देते हैं लगातार। फोर्स का क्या होता है, आपको बार बार बोले हम, ml T-2, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ये होता है, ये बार बार आपको आएगा। और यहां से हो गया है, तो फाइनली क्या होगा, ml2 T-2, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए आधा काम आपका हो गया, अगर ये आप लिख लीजिए ml2 T-2, अब आपके पास ये फॉर्मूला मालूम है, तो आप क्या करेंगे, कॉपी में आप ये लिखोगे, एसआई सिस्टम में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मास है, मास आया, तो एक काम करते हैं, पहले हम चलो लिख लेते हैं, m1 का वैल्यू क्या होगा, 1 किलोग्राम। इसके बाद L1 का वैल्यू क्या होगा, 1 मीटर। T1 का वैल्यू क्या होगा, 1 सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में अगर आप लिखेंगे, राइट, तो देखो तो M2 का वैल्यू क्या होगा, 1 ग्राम। L2 का वैल्यू क्या होगा, 1 सेंटीमीटर, और T2 का वैल्यू क्या होगा, 1 सेकेंड, राइट। अब ये हम लिख चुके हैं, हम फॉर्मूला पे जाएंगे, राइट। और यहाँ पे N1 का वैल्यू दिया हुआ है, N1 इक्वल टू 1 है, और N2 इक्वल टू हाफ, ये आपको निकालना है। तो ये चीज आपका हो गया, हम समझे। अब N2 का वैल्यू को निकालना है, तो हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला, है ना, यूजिंग फॉर्मूला N2 इक्वल टू, जो वैल्यू निकालना होता है, N1 M1 बाय M2 टू द पावर a, L1 बाय
L2 to the power b, that is dimension of length, और T1 by T2 to the power c। आपका काम हो रहा है। देखिए अब देखिए N1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 लिख देते हैं, इंटू कर देते हैं। M1 कितना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लिख दिया, ये 1 ग्राम पावर ए, 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर बी, देखिए 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, और ये आपका 1 सेकेंड पावर, फिर 1 सेकेंड पावर सी। तो हाँ देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए तो क्या है, ए का वैल्यू आपका यहां से देखना पड़ेगा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, राइट। क्योंकि ए का वैल्यू यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे, यहां से कंपेयर कीजिए तो ए की जगह कितना आया, ए का वैल्यू आ गया 1, और इसका 2, और इसका -2। ओके, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। अब वैल्यू बैठा दीजिए, तो देखिए क्या होगा 1, इसको हम लोग एक यूनिट बदल लेते हैं, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, फिर ये 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर पावर 2, और फिर ये तो है ही 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, तो है ही -2। अब देखिए ग्राम ग्राम कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट जाएगा, तब वैल्यू क्या आ गया देखिए 1 इंटू, यहाँ से आया 1000, यहाँ 100 का स्क्वायर है तो 4 जीरो पड़ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 पर तो पावर माइनस हो या प्लस, है ना, 1 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर 7 हो गया। तो फाइनली आपको क्या निकला, है ना, आप ये N1 कितना लिए थे 1 लिए थे, देयरफॉर 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। इस तरह से आपका ये कन्वर्सन हो गया। एक और हम आपको बताएंगे अभी, है ना, इसके बाद दूसरा बताएंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं फिर एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको प्रोसेस पता चल जाए कि किस तरह से हमको बनाना है। जैसे कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट डाइन, राइट। तो हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो न्यूटन है और 1 है, 1 तो न्यूटन वैल्यू हो गया, N1 हो गया, और न्यूटन किसका यूनिट है और किस सिस्टम में, ये यूनिट किसका है, फोर्स का है, और किस सिस्टम में है, SI सिस्टम में है। ओके, और डाइन किसका यूनिट है, डाइन भी फोर्स का यूनिट होगा, और ये है CGS सिस्टम में। ओके, अब आपको क्या लिखना है, पहले सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फोर्स का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा m मास इंटू डायमेंशन ऑफ मास इंटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, राइट। क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, F इक्वल टू ma होता है, राइट। हो सकता है आपको बच्चे को ना पता हो तो इसीलिए मैं लिख दिया ml t - 2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, हो गया ml t - 2, राइट। अब आप ख्याल कीजिए, जो आपको मैंने फॉर्मूला बॉक्स में लिखा था, बॉक्स में फॉर्मूला क्या लिखा था, N2 इक्वल टू N1 M1 बाय M2 टू द पावर A, L1 बाय L2 टू द पावर B, और T1 बाय T2 टू द पावर C। यहाँ पे A, B और C क्या है, ये डायमेंशन है, राइट। हाँ, अब यहाँ पे देखिए M का वैल्यू कितना 1 है, इसका वैल्यू 1 है ना, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 और T का वैल्यू -2 है इस केस में। वही हम इसमें फिर पुट करेंगे, और आपको बता चुके हैं कि सिस्टम बदलने से डायमेंशन नहीं बदलता, है ना, साइज ऑफ जो है यूनिट का साइज बदलने से आपका डायमेंशन नहीं बदलता है, डायमेंशन वही रहता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, M1 बाय M2 का। तो M1 बाय M2 निकाल लेंगे हम लोग। तो M1 क्या है, मास है, किस सिस्टम में है, SI सिस्टम में है, तो ये कितना होगा 1 किलोग्राम, और मास का कितना 1 ग्राम। आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे, है ना, पूरे जैसे बताया पहले शुरुआत में। अब थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं, है ना, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं। तो कट गया, कितना आया 1000 बाय 1, राइट। चलिए अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, ए का वैल्यू कितना है, अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ क्या, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और टी का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे
यहाँ पावर 1 ही है तो क्या हो गया 1000 हो गया, है ना। अगर इसको हम ऐसे लिख दें ए तो क्लियर हो गया। ए का वैल्यू कितना है यार 1 है, 1000 हो गया। अब हम निकालेंगे फिर L1/L2, फिर पावर कितना है बी है यार, सही आप सुविधा के लिए से लिख सकते हैं। ये हो गया पावर कितना है बी का वैल्यू 1 है। अब L1 कितना होता है 1 मीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर पर पावर 1 ही होगा 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, ये पावर 1 ही होगा, कट जाएगा कितना आएगा 100। और फिर निकाल लीजिए T1/T2, ये पावर सी में माने हम लोग, इसके अनुसार पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा T1/T2 पर पावर -2 रहने दीजिए 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड कट गया -2। इसको कन्वर्ट भी करेंगे तो वही होगा, प्लस भी रखने के बाद कोई दिक्कत नहीं है तो 1 होगा। अब क्या हो गया आपका देखिए 1, अब वैल्यू बैठा दीजिए पुटिंग, है ना, द वैल्यूज ऑफ M1/M2 पर पावर 1 या फिर L1/L2 पर पावर 1 एंड T1/T2 पर पावर -2 इन द अबव फॉर्मूला, है ना। आपको क्या तो क्या मिलेगा देखिए N2 मिल जाएगा, N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 वैल्यू कितना है, N1 वैल्यू वहाँ पे 1 है, हो गया 1 × अब M1/M2 वैल्यू निकाले हैं पावर 1 का कितना 1000 हुआ 1000 और इसका हो गया 100 3 2 5 राइट, तो क्या निकल गया 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ 9। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, है ना, डायमेंशनल मेथड से उसका वैल्यू क्या होगा। ओके ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई फिजिकल रिलेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। जैसे आप देखिए S इक्वल टू UT + ½ AT², इससे आप लोग परिचित हो, S इक्वल टू UT + ½ AT², राइट। तो इस केस में क्या है, अब देखिए अब यहां पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, राइट। वो क्या कहता है कि अगर कोई रिलेशन है, कोई फिजिकल रिलेशन है, देखिए फिजिकल रिलेशन है S इक्वल टू UT + ½ AT², तो बोथ साइड्स का मतलब क्या हुआ, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये है आपका राइट हैंड साइड, टोटल दोनों तरफ का जो भी फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या हो, जैसे मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, उसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा दोनों साइड में। एक बात और भी इसमें हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे एस क्या है, एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी क्या है टाइम है, ए क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और फिर टी क्या है टाइम है, राइट। अब देखिए यहां पर अगर लगा हुआ है S इक्वल टू UT + ½ AT², इसका मतलब ये हुआ, राइट, कि इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ½ AT² का होना चाहिए, राइट। मतलब अगर हम टर्म को ऐड किए हैं उस केस में भी नो डाउट only the dimension of the fundamental physical quantity of left hand side equal to right hand side. Besides that, the total sum of the dimensions of fundamental physical quantity in left hand side will be equal to right hand side. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो सम निकालेंगे वो भी सेम आना चाहिए, हाँ, माना अलग अलग भी बराबर होगा और दोनों को ऐड करने के बाद भी बराबर होगा, ये बताता है। मतलब चेक कर सकते हो कि डायमेंशनली जो रिलेशन है वो सही है या नहीं। मेरे वर्ड पे ध्यान देंगे, डायमेंशनली दिस फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, दैट कैन बी चेक बाय द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना, और बाय डायमेंशनल मेथड्स। अब देखिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देते हैं, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या होगा, एल होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो m0 l ये 0 बता चुके हैं, ठीक है। लेंथ में 1 है, टाइम और मास में कुछ लेना देना इसको नहीं है। आप उसी तरह से निकालते हैं डायमेंशन ऑफ यूटी का निकाल लेते हैं, यूटी तो क्या होगा, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन क्या होगा एल टी माइनस 1 और टाइम का क्या होता है टी, तो फाइनली क्या निकलेगा एल टी माइनस 1 प्लस 1, तो फिर क्या हो जाएगा एल टी पावर 0, तो क्या हो गया एल, कोई नंबर पावर 0 क्या होता है 1 होता है, एल हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो आप m 0 l t 0, देखिए यहीं से पता चल रहा है सेम आया। फिर देखिए अगला डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को होगा मन में कि सर ये हाफ का डायमेंशन क्या होता है, तो कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है ना, कांस्टेंट टर्म्स हैज नो एनी डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होता है, राइट। तो 0 नहीं लिखना है, 0 लिखोगे सब 0 हो जाएगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, राइट। अब आगे क्या लिखिए, ए का लिखिए, डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर का क्या होगा, टाइम का टी होता है, इसका टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सोचो तुम, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया एल टी माइनस 2 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा एल आएगा, और इसको फिर लिख सकते हैं हम लोग m0 l और t0, राइट। हो गया m मतलब l आया। तो आपने क्या देखा, आप क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ s, हम फाइल लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ s है ना, इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ut इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन क्या हो गया l और m0 l t0, राइट। तो इस तरह से हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वह रिलेशन है या इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हम इस चीज को हम यहां से जान सकते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल आपको इसमें भी और मैं दे देता हूं ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ हो कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मतलब यही हुआ कि डायमेंशनली जो इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, कंसिस्ट करता है नहीं करता है, कंसिस्ट और कंसिस्टेंस होता है, तो कंसिस्टेंस मैंने उसको फॉलो करता है। W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये हाफ एम बी स्क्वायर क्या है ना, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और ये वर्क डन W वर्क डन हुआ, जैसे लिखा हुआ है W M V एंड U हैव विजुअल मीनिंग्स। एक्चुअली आया कहाँ से है, ये चीज आया है वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं डायमेंशनल ये करेक्ट है या नहीं है। चलो ओके, तो अब देखिए हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है। डायमेंशन ऑफ वर्क आप लोग पहले से जान चुके हैं, क्या होगा F इंटू एस, तो m l t माइनस 2 ये हो गया F हो गया, और s का l होता है, हो गया m l2 t माइनस 2, ये हो गया वर्क का डायमेंशन। तो देखिए ये क्या है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यही हुआ m हुआ l हुआ t हुआ, और इसका डायमेंशन क्या है, मास में 1, लेंथ में 2 और टाइम में -2 है ना। अब यही m और l और t में इसका होना चाहिए। अब हम लोग इसका निकालते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, क्या दोनों का सेम होता है या डिफरेंट होता है।
ये भी निकालेंगे। और आप ये भी बता देते हैं, आपको पहले बता भी चुके हैं कि इस दोनों का जो डायमेंशन होगा वही होगा मिल करके भी या माइनस करने के बाद भी जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा। ये डायमेंशन किसका निकला? लेफ्ट हैंड साइड का निकल गया। अब निकालते हैं राइट हैंड साइड का डायमेंशन। इसमें दो टर्म है, राइट। तो पहला टर्म क्या है? डायमेंशन इसका निकाल लेते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर का। डायमेंशन ऑफ हाफ एम बी स्क्वायर क्या होगा? ये हो गया आपका डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका डायमेंशन नहीं होगा। मास का क्या होगा? एम होगा। और वेलोसिटी का क्या होगा? एल टी माइनस 1 होगा। और इसमें पावर कितना दिया हुआ? देखो 2 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दिए। अब क्या हो गया? एम, इसको करोगे L2 T माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में था वही डायमेंशन हाफ एम स्क्वायर का भी आ गया, राइट। तो अब क्या इससे अनुमान लगाए कि देखो सेम है, मैंने जो उसका टर्म है उसका भी सेम है। उसी तरह से आप समझ में आपको आ गया होगा कि अगर हाफ एम यू स्क्वायर का भी लगाएंगे, बनाएंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो वही आएगा, क्योंकि भी था यहाँ पे यू है केवल। तो क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका निकालोगे एम, राइट। और फिर भी का हुआ एल टी माइनस 1 बाई पावर 2, नहीं तो फाइनल रहेगा एम एल 2 टी माइनस 2, राइट। तो दोनों सेम आ गया। हाँ, आपको बच्चा यही नहीं सोचे कि इसको हम लोग माइनस करके इसका डायमेंशन तो 0 हो गया सर, ऐसा नहीं होता है, राइट। क्योंकि जो भी आपका कांस्टेंट टर्म आता है जोड़ने के बाद, है ना, इतना नहीं उसका 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया या 0 टाइम्स हुआ, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पहले इसको समझ लो कि ये तो आपको क्लियर हो गया कि क्या हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन हुआ वही राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन हुआ। इसलिए मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। हाँ, अब हम आते हैं एक बात, अगर मान लो इधर इसका वैल्यू कुछ अलग आ गया, जैसे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी मैंने आपको बताया, हो सकता है कि अगर अलग अलग अगर वैल्यू दिया हुआ हो, इसका डायमेंशन मान लो कुछ आ गया 3 और लिख देते हैं एम यू है, तो यू का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1 इंटू टी, राइट। तो अब कहोगे इसका फाइनली क्या हुआ? देखो फाइनली एल हुआ, है ना। अब यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए 2L या 3L या 3D या 3L आ जाए, और इसका भी डायमेंशन एल ही होगा। अगर इसका मान लो आ गया 5L, तो दोनों जोड़ने के बाद कितना होगा? दोनों का जोड़ेंगे तो होगा 3L प्लस 5L, 8L होगा, राइट। इससे मतलब नहीं है डायमेंशन कितना L हुआ। उसी तरह से अगर माइनस हम करेंगे तो न्यूमरल वैल्यू को माइनस कर सकते, प्लस कर सकते, डायमेंशन को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। तो उसका जो डायमेंशन होगा वही होगा। जैसे इसका डायमेंशन अगर आप कोई बच्चा कह सकता है, लग सकता है उसके मन में, सर यहाँ लिखिएगा, इसको माइनस कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 से मतलब नहीं है, वो 0 मल्टीप्लाई में नहीं है। आप एक बात और गौर कीजिए, जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका डायमेंशन नहीं होता है, अगर यहाँ पर 0 लगा देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, राइट। तो हम वहाँ भी इस बात को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ भी बात को फॉलो कर रहे हैं कि डायमेंशन हो सकता है ना, जो वही होगा, उसमें उसके कोफिशिएंट में क्या लगा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, थैंक्स टू ऑल।